सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भंवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम आदिकालीन वीरगाथाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। आदिकालीन वीरगाथाओं की विशेषताएं, उसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीरगाथाओं का युग राजनीतिक दृष्टि से पतोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से क्षीण काल था। इस काल में एक ओर जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, वहाँ दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए। इनका प्रधान विषय वीर गाथाओं से संबंध है, अतः इन्हें वीरगाथा काव्य भी कहते हैं। यहाँ हम इन वीर गाथाओं की सामान्य विशेषताओं का विवेचन करेंगे। वीर गाथाओं की प्रथम विशेषता इस प्रकार है। वीर गाथाओं की प्रथम विशेषता संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी वीर गाथाओं को प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस काल में रचित 4 काव्य प्राप्त हुए: खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। भाषा, शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। यह परिवर्तन और परिवर्धन का कार्य इतनी प्रचुर मात्रा में हुआ कि इनका मूल रूप भी दब गया है। ये संबंधित आश्रयदाताओं के काल में ही लिखी गई इस बात को निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। खुमान रासों में 16वीं शती तक की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। परमाल रासों का स्वरूप अल्लखंड से कितना ही बदला हुआ है, पृथ्वीराज रासों की भी यही स्थिति है। बिसलदेव रासों के लघु काव्य होने के कारण उसमें अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन नहीं हुए। समष्टि रूप से इन ग्रंथों के मूल रूप की पहचान एक अत्यंत दुष्कर एवं कठिन कार्य हो गया है। अभी आदिकाल की दूसरी विशेषता ऐतिहासिकता का अभाव है। इन वीर गाथाओं के वर्णनों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा अच्छी तरह नहीं हो पाई है। इन कवियों का वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन काव्य ग्रंथों के चरित नायक तो निसंदेह ऐतिहासिक है, किंतु कवियों द्वारा प्रस्तुत चरित नायकों के जीवन से संबंध, संवत, तिथियां तथा घटनाएं वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाती। कवियों ने अपनी कल्पना तथा अतिरंजनापूर्ण शैली से मूल घटनाओं को काफी परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता बताया है जो उनसे कई शताब्दी पूर्व या पश्चात पैदा हुए थे। कुल मिलाकर इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना की ही मात्रा अधिक दिखाई देती है। इस प्रकार ऐतिहासिकता का अभाव इस काल के साहित्य में मिलता है। अभी तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकालीन साहित्य में युद्धों का आंखों देखा वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख वर्ण विषय रहा है।
और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि लगता है मानो हम प्रत्यक्ष युद्ध को ही अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि चारण कवि केवल कलम ही नहीं, तलवार चलाना भी अच्छी तरह जानते थे। अवसर आने पर इन्होंने तलवार को लेकर युद्धों में भाग लिया था और युद्ध की विभीषिकाओं को खुली आंखों से देखा था। ये वर्णन कभी कभी कल्पित प्रसंगों पर भी आधारित होते हैं। चौथी विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। राजश्री चारण कवियों ने मुक्त कंठ से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का गान किया है, किंतु इसमें उनके द्वारा वर्णित राष्ट्रीयता अत्यंत संकीर्ण अथवा संकुचित थी। उस समय राष्ट्र शब्द से तात्पर्य समूचा भारत नहीं लिया गया, बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य को ही ग्रहण किया गया। उस समय के राजाओं ने अपने 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके आश्रित कवियों का भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना नितांत स्वाभाविक था। पांचवी विशेषता है वीर और श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। वीर और श्रृंगार जैसे दो विरोधी रसों का समावेश इस समय के साहित्य में इतने सुंदर ढंग से किया गया है कि कहीं भी विरोध बिल्कुल आभासित नहीं होता। इन ग्रंथों में वीर रस का सर्वाधिक प्राधान्य है। इन ग्रंथों में वर्णित युद्ध प्रसंगों में वीर रस का जैसा सुंदर परिपाक हुआ है, वैसा परवर्ती साहित्य में दुर्लभ है। युद्धोन्माद के मूल में रमणीय सौंदर्य एक प्रमुख कारण होने से इस साहित्य में श्रृंगार रस को भी पर्याप्त अवकाश मिला है। नारी प्रेम रासो ग्रंथों का प्रमुख वर्ण विषय था, जो विलास तथा वासना से ऊपर नहीं उठ सका। अभी छठवीं विशेषता है प्रकृति चित्रण। इन वीर काव्यों में प्रकृति को अत्यंत आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में सुंदर चित्रण पाया जाता है, किंतु प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण इन ग्रंथों में अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। इनमें नदी, वन, पर्वत आदि का चित्रण अत्यंत सजीव बन पड़ा है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कहीं कहीं नाम परिगणन शैली का भी आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलों पर रसोद्रेक के स्थान पर नीरसता ही बढ़ी है। सात नंबर की विशेषता है रासो ग्रंथ। इस काल के सभी ग्रंथों के साथ रासो नाम जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य और रसायन से जोड़ते हैं, किंतु उनकी यह धारणा भ्रामक है। मूल रूप में रास एक शब्द है जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य के संदेश रासक आदि ग्रंथों में मिलता है। कलाकार में
इसका प्रयोग ज्ञेय रूपक के अर्थ में होने लगा। तत्पश्चात इस शब्द का प्रयोग चरित काव्य एवं कथा काव्य के लिए होने लगा। रासो नाम के चरित काव्यों में से कुछ का उपयोग गाने के लिए अधिकतर होने लगा। इससे जनवाणी ने उनको धीरे धीरे अपने समय के अनुरूप परिवर्तित करते करते इनका पुराना रूप ही बदल दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अल्लाह खंड में दिया गया है। 8 नंबर की विशेषता है काव्य के दो रूप। इस ग्रंथों में काव्य के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक है मुक्तक और दूसरा है प्रबंध। इस युग में वीर गाथाएं मुख्यतः मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में मिलती है। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ बिसलदेव रासो है और दूसरे का पृथ्वीराज रासो। साहित्य के इन दो रूपों के अतिरिक्त उक्त साहित्य में काव्य का कोई अन्य उल्लेखनीय रूप उपलब्ध नहीं होता। इस समय के साहित्य में काव्य रूपों की विविधता का सर्वथा अभाव है। 9 नंबर की विशेषता इस प्रकार है, जनजीवन से संपर्क नहीं। इस युग के कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, अतः उन्होंने रीतिकालीन कवियों की ही भांति स्वामिना सुखाय रचनाएं की है, जिनमें लोक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। जनजीवन के साथ इन कवियों का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। इन ग्रंथों में सामंती जीवन ही उभर आया है। कवि कर्म अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा तक ही सीमित था, अतः इन कवियों की रचनाओं में जनजीवन के घात प्रतिघातों को अवकाश मिलना संभव ही नहीं था। राज दरबारी आश्रित कवियों से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। फलतः इन कवियों का काव्य विषय एक संकीर्ण परिधि में सिमटा सा गया है। अर्थात इस समय के आदिकालीन कवियों ने अपने ग्रंथों में वैसे तो सिर्फ अपने आश्रयदाता जो राजा थे, जिन राजा के पास वो आश्रय में थे, उन्हीं राजाओं की प्रशंसा ही की है। जनजीवन की ओर उनका ध्यान नहीं गया। आगे की विशेषता है छंदों का विविधमुखी प्रयोग। वीर गाथा साहित्य में छंद विधान के क्षेत्र में तो विलक्षण क्रांति ही हो गई है। छंदों का जितना वैविध्यपूर्ण प्रयोग इस समय की रचनाओं में हुआ है, उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। इन ग्रंथों में दोहा, ताटंक, तोमर, गाथा, गांठ, पद्धरी, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मक ढंग से किया गया है। आगे की विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा। आदिकालीन कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है डिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल के नाम से अभिहित करते हैं। यह भाषा वीर रस परक काव्यों के लिए बहुत उपयुक्त रही है। चारण कवि
अपनी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से अभिहित की जाती थी। डिंगल भाषा में साहित्यिक शुद्धता न होने पर भी जनता के हृदय को स्पर्श करने में वह सक्षम थी। धन्यवाद।